जय किसान, जय राजस्थान, जय भारत। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी किसान भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ चंचल। किसान भाइयों, कहते हैं कि शक्ति का अवतार है नारी, धैर्य का भंडार है नारी। नारी बिना ये जग नश्वर है, जीवन का आधार है नारी। आप सोच रहे होंगे कि कृषि दर्शन में आज नारी शक्ति की बात क्यों हो रही है, तो हम आपको बता दें कि आज कृषि दर्शन में आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसी महिला से जो शक्ति का परिचायक बन गई है, जिन्होंने नवाचारी खेती को अपनाते हुए जैविक खेती करते हुए अपनी तो अलग पहचान बनाई ही है, साथ ही साथ अपनी जैसी महिलाओं को भी प्रेरित कर रही हैं, मार्गदर्शन उनको दे रही हैं। ये महिला कौन है, इनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे, मगर उससे पहले आइए देखते हैं खबरें खेती की। किसान भाइयों नमस्कार। खेत खलियानों की खबरों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए सबसे पहले एक नज़र डालते हैं आज की खेती किसानी से जुड़ी हुई कुछ खास खबरों पर। श्री अन्न की गुणवत्ता के लिए तय किए गए मानक। पशुपालक प्रशिक्षण केंद्र खोलने के लिए मिली 5 करोड़ रुपए की मंजूरी। ड्रिप स्प्रिंकलर सेट की खरीद पर मिलेगी 75% तक की सब्सिडी। और हनुमानगढ़ में प्राकृतिक खेती पर किसान मेला आयोजित। श्री अन्न की गुणवत्ता के लिए तय किए गए मानक राजस्थान सहित पूरे देश में 1 सितंबर 2023 से लागू किए जाएंगे। केंद्र सरकार मोटे अनाज के उपयोग और उत्पादन को लगातार बढ़ावा दे रही है। गौरतलब है कि इस साल के बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बाजरे को श्री अन्न नाम दिया था। अब FSSAI द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक द्वितीय संशोधन विनियम 2023 के तहत 15 प्रकार के मोटे अनाज में बाजरा, रागी, कुट्टू, राजगिरा और जवार को शामिल किया गया है। श्री अन्न की गुणवत्ता के लिए मानक तय किए गए हैं, जिन्हें राजस्थान समेत सभी राज्यों में 1 सितंबर से लागू किया जाएगा। इसके लिए हीमोग्लोबिन, सीरम फेरिटीन बढ़ाने वाले, रस मुक्त, प्रोटीन युक्त और मधुमेह को नियंत्रित करने वाले बाजरे के मानक निर्धारित किए गए हैं। सरकार मानकों को लेकर श्री अन्न की गुणवत्ता पर नज़र रखेगी, साथ ही इसकी जांच भी की जा सकेगी। इसके अलावा बाजरे में नमी और यूरिक एसिड की मात्रा भी निर्धारित की गई है। प्रदेश के 5 जिलों में पशुपालक केंद्र खोलने के लिए राज्य सरकार ने 5 करोड़ 18 लाख रुपए की मंजूरी प्रदान की है। राज्य सरकार पशुपालकों को नवीन तकनीकों का प्रशिक्षण देगी। पशुपालक प्रशिक्षण केंद्र खोलने के लिए सरकार ने 5 करोड़ 18 लाख रुपए की मंजूरी प्रदान की है। एक साल में कुल 36 बैच आयोजित कर 1080 पशुपालकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। फिलहाल सरकार ने अलवर, नागौर, भरतपुर, सीकर और अजमेर में पशुपालक प्रशिक्षण केंद्र खोलने का फैसला किया है। इस तरह सभी 5 केंद्रों में प्रति वर्ष 5400 पशुपालक ट्रेनिंग का फायदा उठाएंगे। प्रशिक्षण केंद्र के लिए उपलब्ध राशि में से 4 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से प्रशिक्षण केंद्र के लिए उपलब्ध भवनों का मरम्मत कार्य और नवीन भवनों का निर्माण कार्य किया जाएगा। केंद्र पर प्रशिक्षण कार्य संचालित करने के लिए 18 लाख रुपए और आवश्यक संसाधन जैसे फर्नीचर, ऑडियो वीडियो विज्ञापन, कंप्यूटर फोटोकॉपियर, प्रोजेक्टर, टीवी, ग्लास बोर्ड के लिए प्रति प्रशिक्षण केंद्र 10-10 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। सरकार पशुपालन में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कामधेनु योजना का भी संचालन कर रही है, जिसमें पशुपालन या डेयरी फार्म खोलकर रोजगार प्राप्त किया जा सकता है। सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार किसानों को ड्रिप और स्प्रिंकलर सेट की खरीद पर 75% तक सब्सिडी दे रही है। देश के ज्यादातर इलाकों में धीरे धीरे तापमान बढ़ रहा है। गर्मियां दस्तक दे रही है। गर्मियों में किसानों के लिए सबसे बड़ा संघर्ष सिंचाई के पानी का होता है। कई इलाकों में भूजल स्तर नीचे गिरने से समय पर सिंचाई नहीं हो पाती और फसलें सूख जाती है। इस समस्या को संज्ञान में लेते हुए राज्य सरकार ने एक खास स्कीम चलाई है, जिसके तहत राज्य के किसानों को ड्रिप और स्प्रिंकलर सेट की खरीद पर 75% तक सब्सिडी दी जा रही है। इस स्कीम के तहत राज्य के हर वर्ग को लाभान्वित किया जाएगा। इसमें आवेदन करने वाले SC, ST, लघु, सीमांत और महिला किसानों को 75% तक अनुदान दिया जाएगा।
वहीं अन्य वर्गों के किसानों को 70% तक सब्सिडी का प्रावधान है। इस योजना का लाभ पाने के लिए राज किसान साथी पोर्टल पर जाकर किसान भाई ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यहाँ किसानों को अपने व्यक्तिगत दस्तावेजों के साथ बैंक पासबुक की कॉपी और जमीन की जमाबंदी की कॉपी भी अपलोड करनी होगी। अन्य दस्तावेजों में आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, बिजली कनेक्शन प्रमाण पत्र, आधार से लिंक मोबाइल नंबर आदि चाहिए होंगे। कृषि विज्ञान केंद्र संगरिया में प्राकृतिक खेती, परंपरा भी, जरूरत भी और अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष पर किसान मेला आयोजित किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि हनुमानगढ़ जिला कलेक्टर रुक्मणी रियार सिहाग थी। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती एवं मोटे अनाजों की खेती आज विश्व की आवश्यकता है। इसके लिए किसानों को नई तकनीकों को धरातल पर उतारना होगा। उन्होंने केंद्र की विभिन्न इकाइयों का भ्रमण करते हुए सभी इकाइयों द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा भी की। केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर अनूप कुमार ने प्राकृतिक खेती पर प्रकाश डाला। डॉक्टर बलजीत सहारण, डॉक्टर आर शर्मा, मनीराम जाखड़, उमेश कुमार सहित सभी विशेषज्ञों ने विभिन्न विषयों पर जानकारी दी। किसान भाइयों, खबरें खेती की में आज इतना ही। आप देखते रहिए कृषि दर्शन। नमस्कार। किसान भाइयों, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं ग्राम खटवा, जिला दौसा, कैंप जयपुर में रहने वाली रूबी पारिक से। रूबी पारिक एक नवाचारी जैविक किसान है, जिन्हें अपने नवाचारों के लिए बीते दिनों दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा नवोन्मेषी किसान सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। सबसे पहले तो रूबी जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। और जैसा कि हम जानना चाहते हैं, ये तो हमें पता है कि आप नवाचारी किसान हैं, जैविक खेती कर रही हैं, आपको सम्मानित भी किया गया है। आम जीवन में रूबी जी कैसी हैं, उनकी शिक्षा कहाँ तक हुई है और वो कौन सी बात थी जिसने रूबी जी को खेती की तरफ और विशेष तौर से जैविक खेती की तरफ आकर्षित किया, बताइए। मेरा गांव जो है वो रामगढ़ है, छोटे से महुआ तहसील में पड़ता है। और मेरे पिता जो एक व्यापारी थे, हम 5 बहन भाई थे, उनमें से सबसे छोटी मैं थी। मेरे पिता कैंसर के द्वारा कम उम्र में ही जो उनका निधन हो गया था और हमारी जो जमा पूंजी थी वो भी सारी खर्च हो चुकी थी और हमारे जो ज़मीन जायदाद थी वो भी बिक गई थी और हम एक एक पैसे के लिए मोहताज हो गए थे। हमारा जीवन बहुत ही संघर्ष में जीवन गुजरा था। तो सब बड़े बुजुर्ग लोग थे तो वो ये कहते थे कि ये कैंसर जैसी बीमारियां हो रही हैं जो सारी ये खान पान की वजह से हो रही हैं। तो मेरी समझ में ये नहीं आ रहा था कि इस खान पान को कैसे बदला जा सकता है। तो हमेशा मुझे ये एक मन में ये होता था कि भाई अपन को ये कैसे करना चाहिए। फिर मेरी 2003 में जो मेरी शादी खटवा गांव में हो गई। मेरे पति का नाम श्री ओम प्रकाश पारिक है। तो उनसे मैं हमेशा इस संदर्भ में डिस्कस करती रहती थी कि भाई ये जो बीमारियां चल रही हैं ये खान पान कैसे सुधारा जा सकता है। 2006 में हमारे यहाँ पर जो एक कृषि विज्ञान केंद्र दौसा से जो साइंटिस्ट थे वो आए थे, उनसे मैंने डिस्कस किया कि भाई जो ये खान पान है इसको कैसे बदल जा सकता है और मानव जीवन का स्वास्थ्य कैसे अच्छा रह सकता है। तो उन्होंने बताया कि मैडम आप जैविक कृषि करें, उससे क्या है जो उत्पादन निकल कर आएगा वो शुद्ध होगा, जिससे शुद्ध भोजन से आदमी का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। फिर मैंने उस जैविक खेती का 3 दिन तक परीक्षण लिया दौसा केवीके से। फिर बाद में मैंने इस काम को निरंतर करने का एक संकल्प कर लिया। धीरे धीरे मैं इस काम को करती रही। बाद में एक दिन हमारे नाबार्ड के अधिकारी वहाँ पर आए थे। उन्होंने सोचा कि ये मैडम कुछ अच्छा कर सकती हैं, तो उन्होंने कहा कि मैडम आप इस काम को अगर आगे तक ले जाना चाहती हैं तो एक महिलाओं का ग्रुप बनाइए, आपको उसके अध्यक्ष बना देते हैं। तो हमने एक कृषक क्लब बनाया। अब उसके माध्यम से ही जो मैंने इसका प्रचार प्रसार चालू किया।
और जो जैविक खेती का कार्य है वो भी मैं साथ साथ करने लग गई थी। धीरे धीरे जो अब मुझे ये लग रहा था कि भाई इसको कैसे जैविक खेती का उत्पादन कैसे मिले, तो मैंने इस संदर्भ में उस नाबार्ड के अधिकारियों से चर्चा की। तो उन्होंने वहाँ पर हमारे यहाँ पर 200 एमटी जो राजस्थान में सबसे बड़ी यूनिट थी उस समय की, जब कोई जैविक खेती को जानता भी नहीं था तो उसको स्थापित किया, जो उसमें हमारा नाबार्ड का सहयोग रहा। फिर धीरे धीरे जो मैंने जो जैविक खाद बनाए थे तो मैं निःशुल्क कृषक महिलाओं को देती रही, केचुए उनको देती रही कि भाई कैसे इनका रुझान जैविक खेती की तरफ बढ़े। धीरे धीरे महिलाएं मेरी तरफ आकर्षित होती गई और उन्होंने मेरे साथ जैविक खेती करने का जो निश्चय है वो करना चालू कर दिया। रूबी जी, जानना चाहेंगे, जैसा कि आपने कहा कि आप महिलाओं को भी प्रशिक्षित करने लगी और प्रशिक्षण का बहुत महत्व भी है। जैसा कि आपने भी कहा कि आपने भी कृषि विभाग में प्रशिक्षण लिया, जैविक खेती को सीखा। सीखने की जो उम्र है, माना जाता है बचपन में सीखा हुआ बहुत काम आता है, और हमने ये सुना है, ये जाना है कि आप बच्चों को भी जैविक खेती की तरफ आकर्षित कर रही हैं और विशेष तौर से बचपन से उन्हें पोषण मिल सके इस क्षेत्र में भी काम कर रही हैं। वो क्या काम है, हमारे दर्शकों को बताइए। जी मैडम, मैं शुरू से मुझे लग रहा था कि मैं जो ये काम कर रही हूँ वो महिलाओं तक ही सीमित है, क्यों ना अपन जो आने वाली पीढ़ी है उसको शुरू से ही अगर जैविक खेती के जो सही तत्व हैं उनको बताएं, उनके सामने रखें, तो वो आगे से मतलब इसके लिए जागरूक रहेंगे। तो मैंने जो कर्स एक संस्था है उसके माध्यम से वहाँ पर जो स्कूलों में जो पोषण वाटिका है वो लगाना चालू किया है, जिससे क्या है कि जो बच्चे हैं उनको पोषण भोजन तो मिलेगा ही, साथ में उनके जो करना भी उनको जैविक खेती आएगा, वो समझ पाएंगे कि जैविक खेती क्या होती है और इसके लाभ भी क्या होते हैं। जी रूबी जी, बात करें जैविक खेती की तरफ रुझान बढ़े, इसके लिए तो आप बहुत कुछ कर रही हैं, लेकिन खेती में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है वो है अच्छा बीज का मिलना। अच्छे बीज हमारे किसानों को, हमारी किसान बहनों को मिल सके, इसके लिए आप क्या कुछ कर रही हैं बताइए। क्योंकि हमने बातों बातों में आपसे जाना था बीज लाइब्रेरी के बारे में, बीज बैंक के बारे में, वो क्या है बताइए। हमारे यहाँ पर एक सामुदायिक बीज बैंक है जो सबके लिए कार्य करती है। तो इसका फंडिंग हमारे यहाँ कर्स संस्था के माध्यम से चलाते हैं, क्योंकि आप जानते हो मैं एक कृषक महिला हूँ, इतना जो पैसा मैं खर्च नहीं कर पाती हूँ, तो उनके साथ जुड़कर मैं ऐसा काम कर रही हूँ। तो मैं जो पारंपरिक बीज है उनको एक संजो कर रखती हूँ, और फिर जो मैं इनको उगवाने के लिए जो किसी भी किसान या स्कूलों में देती हूँ, फिर जो उत्पादन निकल कर आता है उनसे जो बीज कोई फल बच जाता है तो उनसे कहती हूँ इस पके हुए फल को मेरे पास दे दो। तो उनसे क्या है, जो अगर हम जैसे 10 बीज भी उनको दिए तो उनके 20 बीज निकल कर वापस आएंगे, और उनको फिर मैं संजो कर रखती हूँ, जिससे आगे ये लाइब्रेरी जो बीज बैंक है जो आगे तक चलती रहे। रूबी जी, बहुत ही अच्छी बात आपने कही कि अगर आप एक बीज देंगे तो लौट कर जब बीज आएंगे तो उनकी संख्या बढ़ जाएगी, जिन्हें आप सहेज कर रखेंगे, और इस तरीके से ये बीज बैंक है ये निरंतर काम करता रहेगा। निरंतर काम करने में सबसे बड़ी जो बात होती है वो होती है चुनौतियों की, और हम जानना चाहेंगे कि रूबी जी एक गृहिणी से नवोन्मेषी किसान सम्मान तक पहुंचने में उन्हें किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा और किस तरीके से चुनौतियों को सफलता में आपने बदला, बताइए। मैडम, आप जानते हो सबसे बड़ी चुनौती तो एक महिला होना होता है, जो ग्राम की महिला होती है। एक जो सिटी की महिला है वो तो कुछ भी कर सकती है, लेकिन गांव की महिलाओं के साथ ये जो पर्दा प्रथा है वो भी एक बहुत बड़ी कठिनाइयाँ होती हैं। जब मैं काम करती थी तो हमारे जो आसपास के लोग हैं तो वो भी एक चर्चा का विषय बनता था कि भाई ये महिला ऐसे काम करती है, ऐसे डोलती है। और फिर दूसरी बात, हमारा सामूहिक एक परिवार है तो उसका भी जो काम है हमको ही करना पड़ता है। तो उनके साथ साथ काम करने के साथ साथ मेरे जो रिश्तेदार हैं आसपास है उनको भी समय मुझे देना पड़ता था, और घर घर जाकर मेरे पास ऐसी व्यवस्था नहीं है कि जो मैं कुछ और टीम मेरी बना सकूं, तो मैं घर घर जाकर इस काम को भी करती, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। और जो कहते हैं ना कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती, वो संकल्प मैंने लिया और इसको मैं पूरा करना चाहती हूँ।
जी, बहुत ही अच्छी बात रूबी जी ने कही कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। साथ ही साथ उन्होंने एक बात की तरफ हमारा ध्यान केंद्रित किया है कि आज भी गांव में जो पर्दा प्रथा है वो औरतों के पैरों में बेड़ियां बनकर उन्हें आगे बढ़ने से रोकती हैं। लेकिन रूबी जी रुकी नहीं, उन्होंने इस सारी समस्याओं को सीढ़ी बनाकर अपनी मंजिल तक पहुंचने का सफ़र तय किया है। बात करें घर घर जाकर आप महिलाओं को जागरूक करती थी, उस समय क्या चुनौतियां आती थी, महिलाएं किस तरीके से काम के लिए प्रेरित हुई और किस तरीके से जैविक कृषि में आपका सहयोग किया और साथ ही साथ जैविक उत्पादों को बेचने के लिए बाजार कैसे उपलब्ध हुआ, बताइए। पहले तो मुझे ये समस्या थी कि भाई जो मैं महिलाओं के साथ जाती तो वो कहती थी पता नहीं ये उग पाएगा या नहीं उग पाएगा। तो मैंने उन्हें क्या है, जो मेरे घर पर जो उत्पादन होता था, जैसे कि वर्मी कंपोस्ट बनाना है, केचुआ है, तो उनको मैं निःशुल्क देती थी कि भाई आपको हानि होने वाली नहीं है, आप ये निःशुल्क लो और इसको करो। और जो इसका उत्पादन अगर निकल कर आए तो हम इसको आपको जो मंडी के भाव है उनसे महंगे भावों में कहीं पर भी बेचें, पर हम बेचेंगे। तो इस तरह जो महिलाएं मुझसे जुड़ने लगी और फिर मैंने सोचा कि अब इस उत्पादन को एक तरह का जो समूह है उसके रूप में अपन को बेचना चाहिए। इस संदर्भ में मैंने नाबार्ड के अधिकारियों से चर्चा की तो उन्होंने मुझे एक जो खटुआ किसान जैविक प्रोड्यूसर कंपनी है उसका अध्यक्ष बनाया और उसके माध्यम से ही अब मैं जो आउटिंग है और जो बेचना खरीदने का काम है वो मैं करती हूँ। जी रूबी जी, बात करें प्रशिक्षण की, जहाँ तक है कि आप किस तरीके से महिलाओं को प्रशिक्षण देती हैं और कृषि विभाग से किस तरीके का सहयोग अपेक्षित है और मिल रहा है, दोनों ही बातें बताइए। जी मैडम, मुझे है ना जो प्रशिक्षण, जैसे मेरे पति हैं एक संस्था का कार्य करते हैं, तो वहाँ पर जो भी टीम आती है कृषि महिलाओं की, तो उनको मैं जैविक के लिए प्रशिक्षण देती हूँ। अब आजकल मेरे साथ भी जो कृषक महिला हैं वो आती हैं, कोई भी जो संस्था है जैसे सहेली समिति है और जो भी लेडीज़ हैं उनसे जुड़ी हुई है, सब मेरे पास मेरे फार्म पर आती हैं। जो भी उनका जो सामान निकल के आता है तो उसको हम एक FAO के माध्यम से बेचते हैं, खरीदते हैं। और जो हमने जैविक परीक्षण देते हैं तो हमने 2 गांव चयन भी किए हैं कट संस्था के माध्यम से। तो एक तो है थलोज और एक है कुशलपुरा, तो उसमें हम पूर्ण रूप से जैविक खेती का करवाने का कार्य करते हैं। और जो कृषि महाविद्यालय के बच्चे हैं जिनको ट्रेनिंग दी जाती है, वहाँ पर जो 1 महीने की ट्रेनिंग होती है वो भी हमसे वहाँ पर सीखने के लिए आते हैं, प्रैक्टिकल में काम करते हैं। और जो भी महिलाएं हैं उनको भी हम प्रैक्टिकल में ही सिखाते हैं। और इसमें जो मुझे जहाँ पर मुझसे कुछ नहीं आता है, जहाँ पर भी मुझे हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, तो मैं हमारे पास में ही दौसा के जो KVK है उनके साइंटिस्टों की मदद से जो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ। जी रूबी जी, KVK की बात आपने की है और वहाँ के जो कृषि विशेषज्ञ हैं, क्या वो आपके फार्म पर आकर प्रशिक्षण देने में सहयोग करते हैं? क्या नवाचारों के बारे में बताते हैं और किस तरीके की गतिविधियाँ, किस तरीके की प्रक्रिया होती है, वो भी बताइए। मैं जो कोई भी मीटिंग अगर मेरे फार्म पर करवाती हूँ तो मैं वहाँ के जो साइंटिस्ट हैं उनको बुलाती हूँ, तो वो मेरा सहयोग करते हैं। उनको जो प्रशिक्षण देने में मेरी मदद करते हैं या कहीं पर भी कैंपेन करवाते हैं तो उनमें भी वो हमारा सहयोग करते हैं, हर चीज़ की हमें सलाह देते हैं। उनका बहुत बड़ा योगदान है हमारे लिए। बहुत ही अच्छी बात रूबी जी ने कही कि एक स्वस्थ समाज का निर्माण हो सके। यहाँ जयशंकर प्रसाद जी की कुछ पंक्तियाँ मुझे याद आती हैं कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजतनक पक्तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। और रूबी जी, आप इसी तरीके से जीवन में अपने जो लक्ष्य हैं उनकी तरफ सतत बढ़ती रहें, ऐसी हमारी आपके लिए शुभकामनाएं हैं, भगवान से अरदास है। और आप कार्यक्रम में आई कृषि दर्शन में बहुत अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को आपने दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, हमें पूरा विश्वास है कि रूबी पारिक जी से मिलकर आज आपने भी बहुत कुछ सीखा होगा और जैविक खेती की तरफ कदम बढ़ाने को दृढ़ निश्चय कर लिया होगा। आप कृषि दर्शन में क्या कुछ नया देखना चाहते हैं, इसके लिए आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, DD राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र, जयपुर। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल ID है krishidarshanjaipur@gmail.com। और चलते चलते यही कहेंगे कि मेहनत का नहीं है कोई भी विकल्प, किसान की उन्नति कृषि दर्शन का संकल्प। इसी संकल्प के साथ दीजिए चंचल को आज्ञा। जय हल, जय हलधर।